साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आप लोगों के जो कमेंट आए और इससे पहले आप लोगों ने जो हमारे चैनल टारगेट विथ अवनीश में इतना जो है आप लोग इसको देखे और इसमें कमेंट किए और लाइक किए और सब्सक्राइबर भी इतना बढ़े, तो आपको बहुत बहुत आभार इस बात के लिए मित्रों, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सौम्या मैम जो हम रीजनिंग का जो है पढ़ा रही हैं, वो बहुत ही लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे जो है कमेंट किए हैं और बहुत अच्छा सराहा है। और अभी कुछ क्वेश्चन चल रहा है, अभी क्वेश्चन कराएंगे इस पे ब्लड रिलेशन पे, और उसके बाद आपका पूरा रीजनिंग का पूरा कोर्स ख़त्म होगा। और आज हम भारतीय संविधान में शेड्यूल अनुसूचियाँ बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एसआई का बहुत जल्दी पेपर होने वाला है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में। तो उसको देखते हुए, और ये संविधान का जो शेड्यूल और भाग है, ये तो आईएएस पीसीएस में एक एक दो प्रश्न तो इससे निश्चित आना है। और भाग यानी संविधान के जो भाग 22 भाग जो 25 भाग हैं, इनको हम पहले ही अपने वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अभी अनुसूची बाकी रह गई थी, तो अनुसूची कराएंगे, और अनुसूची के बाद 395 जो मूल अनुच्छेद थे, मूल अनुच्छेद को हम कराएंगे एक एक करके। और इस तरीके से आज हम शेड्यूल पहले करा लेते हैं, फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे संविधान पे, और हम एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक अलग जो है चलाएंगे, फिर संविधान जिसमें संवैधानिक विकास का एक अलग रहेगा, और भारतीय संविधान जो 395 अनुच्छेद और 25 भाग, इस समय मूल रूप से 395 और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, तो जो अब बढ़ के 12 अनुसूची हो गई है, और 22 भाग जो बढ़ के 25 हो गई है, 395 जो बढ़ के 465। तो इस तरीके से हम मूल की बात करेंगे और मूल पढ़ेंगे। तो अभी साथियों शेड्यूल की बात करेंगे, तो शेड्यूल में जो हमारा शेड्यूल है 12 शेड्यूल, पहले मूल रूप से 8 था, बाद में 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो आज हम इन शेड्यूल पे जो है डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत आपको रटाने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे इसको थोड़ा सा दिमाग में रखा जाए। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे पहला शेड्यूल, जो सबसे पहली अनुसूची है, वह है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अभी हम 29 राज्य जो पुराना था, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान दृश्य से अगर इसको देखा जाए, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 2 टेरिटरी में कर दिया गया है, संघ शासित प्रदेश, और एक को दादर नगर हवेली को इस प्रकार मिला दिया गया है। तो इस प्रकार 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यही आएगा, यही 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, एग्जाम के दृष्टि से यही आएगा। और अब हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं, जिसमें वेतन, भत्ता एवं पेंशन। एग्जाम में यही आता है, वेतन, भत्ता एवं पेंशन। लेकिन वेतन, भत्ता और पेंशन दिया किसको जाता है, यह भी हम देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम में यही आएगा कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो वेतन है, तो वेतन पे निशान लगाना पड़ेगा या मिलाने को आ जाएगा। तो इस तरीके से ही एग्जाम में आते हैं। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर वेतन, भत्ता और पेंशन किस किस के लिए है। तो ये है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद सभापति, उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति। इस तरीके से हम देखते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, अब
अभी हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा रटने की तरीकों में आएंगे। फिर हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में है शपथ एवं प्रतिज्ञान या शपथ, खाली याद रखिए। यह भी किसको शपथ दिलाया जाएगा? तो हम जो है चुनते हैं सांसदों को, जो कि वहां जाके शपथ लेते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे लोकसभा के सांसद या लोकसभा के सांसदों को उनकी कैबिनेट या हम लिख लें मंत्रियों को, लोकसभा के सांसदों को, और हम लिख लें कैबिनेट के मंत्रियों या संघ के मंत्रियों को यहाँ पे जो हमने पहला लिखा है, इसके तहत ये लोकसभा ना लिख के यहाँ संसद के सदस्यों को लिख ले, तो जिससे कि दोनों हो जाएगा। संसद के सदस्यों को संघ के मंत्रियों को, यानी जो संसद का सदस्य होगा वही मंत्री बनेगा, तो संघ के सदस्यों को, तथा यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यायाधीश। यहाँ भी न्यायाधीश जो है ऊपर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हम न्यायाधीश, इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें भी शपथ किसको दिलाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अभी इसको हम एक बार रिवीजन लेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे साथियों, तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम चौथे शेड्यूल की बात करते हैं, चौथी अनुसूची की बात करते हैं, जिसमें अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण, ये हम चौथी अनुसूची में हम राज्यों द्वारा जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा से सदस्यों चुने जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, और पूरा राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं तथा 12 मनोनीत होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। राज्यों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य, जिसमें 245 कुल 245, जिसमें 233 निर्वाचित तथा अन्य मनोनीत। नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, नोट या ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 31 है। राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वह 31 है। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है अनुसूचित जात तथा जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए, बहुत ही। तो अभी इसको हम रिवीजन लेंगे तो हम इसको रटा लेंगे। पांचवा है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं
नियंत्रण के लिए। फिर छठा इसी पे है, लेकिन उसमें केवल अमेय मित्र राज्यों में, अभी अमेय मित्र राज्य हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से हैं, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए। तो जिसमें यहाँ पे चाहे अमेय मित्र आप लिखिए, ये कोड समझ लीजिए, चाहे अमेय मित्र राज्यों ऐसे करके लिख लीजिए, असम, जिसको असम कहा जाने लगा, और मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु। फिर सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सातवां जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन में संघ सूची, राज्य सूची और क्या कहते हैं समवर्ती सूची, तीनों की शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उनका विषय अलग अलग होता है। तो इसमें संघ सूची में 97 विषय जो कि अब बढ़ गए हैं, लगभग यह 100 विषय हो गया है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो मूल अभी था उसको हम लिख लेते हैं, और उसके बाद राज्य सूची, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं। ये जो विषय संघ सूची का जो विषय है ये बढ़ा है, जबकि राज्य सूची का विषय घटा है। और ये यानी राज्य सूची के बहुत सारे विषय संघ सूची में शामिल किए गए, तो ये जाहिर सी बात है इसके जो है कुछ सूची घटेंगे। खैर अभी हम लिख लेते हैं, फिर बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। फिर 8वां है भाषा। भाषा जो मूल रूप से 14 थी और अब 22 भाषा है, 8 भाषा। उसके बाद 9वां में 9वीं, अब नीचे जगह कम बची है मित्रों, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम पहला मिटा देते हैं और वहीं पे हम 9, 10, 11 कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे हम 9वीं अनुसूची देख लेते हैं। इसमें कुछ अधिनियम एवं विनियमों के विधियों या विधिमान्यकरण के विधिमान्यकरण का उपबंध किया गया है। इसकी जो विशेष मूल बात है ये कि इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकी। तो उसको भी लिख लेते हैं, इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय
में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1951 में सबसे पहला जो है इसमें डाला गया था 1951 में। तो ये हम देख लेते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमें ये जो है 9वीं अनुसूची, हम यहाँ पे 8वीं अनुसूची तक हो गया है और 8वीं के बाद यहाँ पे हमने 9वीं अनुसूची डाल दे रखा है। और 9वीं अनुसूची के बाद जो 10वीं अनुसूची है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं 10वीं अभी हम इसको मिटा देंगे। तो 10वीं देख लीजिए, 10वीं अनुसूची में केवल आप दल बदल याद रखिए, दल बदल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 52वें संविधान संशोधन में ये जो है ये डाल दिया गया था दल बदल कानून। ये 1980 के दरमियान हुआ था दल बदल कानून। और यह यानी कि पहले जो 8 ही विषय थे, बाद में जो बढ़ाया गया 9वां 10वां और 11वां 12वां। तो साथ में हम 11 12 भी देख लेते हैं। 11 12 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें याद कर लीजिए पंचायतें, जिसमें कुल 29 विषय हैं। और ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था। और यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं, जो पंचायतें के अलावा नगर पालिकाएं जिसमें कुल 18 विषय हैं। और यह स्थानीय निकाय चुनाव जो होता है, और यह भी 1992 में 74वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था। तो हमने कहा था कि जब हम ये लिखा लेंगे तो इसका एक थोड़ा सा रटने का तरीका भी बता देंगे। जैसे सबसे पहले अनुसूची हम शुरू करते हैं, शेड्यूल जो 12 शेड्यूल हैं, 12 जो है अनुसूची है। तो जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो राज्यों राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, राज्यों संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो जब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तब हम 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, जिसमें अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। तो जैसे भी एग्जाम में आता है हम वैसे ही भी निशान लगाएंगे। पहला अनुसूची। दूसरे अनुसूची की हम बात करें तो 2 से आप जान लीजिए, 2 से वित्त यानी दो बहुत ही वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम भाग 12 में देखते हैं तो भाग 12 में वित्त की बात करी गई है। अगर हम 112 की बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 112 में वित्तीय लेखा जोखा जो बजट की बात करा गया है, बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 में। तो 2 में याद करें भत्ता, दो जो है शब्द है भत्ता, तो 2 जरूर याद रखें। भत्ता 2 से भत्ता 2 ही शब्द हैं। तो भत्ता किसका? भत्ता वेतन और पेंशन, भत्ता वेतन और पेंशन ये किसका? तो हम यहां देख लेते हैं किस किसका, यानी राष्ट्रपति का, और साथ में राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और सभापति और उपसभापति का, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। इस तरीके से हम वेतन भत्ता पेंशन देख लेते हैं। उसके बाद शेड्यूल तीसरा यानी कि अनुसूची तीसरी की बात करते हैं। तो तीसरे में शपथ यानी 3 शब्द सापाथा, शपथ यानी कि शपथ की बात आती है, शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात आती है। तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो शपथ कौन कौन लेगा? शपथ लेंगे संसद के सदस्य लेंगे, फिर जो मंत्री बनेंगे यानी संघ के मंत्री लेंगे शपथ,
मंत्री लेंगे और उसके बाद शपथ लेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के, और साथ ही साथ जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हाँ, एक चीज यहाँ पे और, शपथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनका राज्यपाल का भी दिया गया है अलग से। तो यहाँ पे जो शपथ का है, यहाँ पे जान लीजिए अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति तथा 69 में उपराष्ट्रपति तथा 162 में राज्यपाल, इनके भी शपथ की बात करी गई है, इनके भी शपथ की बात करी गई है। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के भी शपथ की बात की गई है। तो हम आता एग्जाम में केवल इतना है, तीसरे शेड्यूल में क्या है, शपथ है, लेकिन यह भी हम जानते रहें कि शपथ किसको, संसद के सदस्यों को, अतः संघ के मंत्रियों को, तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, तथा अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69-69 के तहत जो है उपराष्ट्रपति और फिर राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। फिर आ जाते हैं हम चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यों के द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनके विषय में बात करी गई है। तो जैसे कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं और बाकी ये भी अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, और बाकी जो है मनोनीत किए जाते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरीके से हो गया 245। और यह उत्तर प्रदेश में, यह विशेष ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 31 है, 31, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से 31 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ये अनुसूची चौथी हो गई। फिर अनुसूची 5वीं शेड्यूल, इसमें है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में जानकारी विषय में ये दिया गया है शेड्यूल चौथी में। किसके, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के जो है प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए। फिर अनुसूची 6 में हमने बताया था हमें मित्र राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु किया गया है। तो हमें मित्र में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, केवल इतने ही 4 प्रदेशों के जो है जनजातीय क्षेत्रों में दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल 6 में। उसके बाद 7वां शेड्यूल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया था ये इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो शक्तियों में संघ सूची, राज्य सूची और संघ समवर्ती सूची के भी अलग अलग विषयों का वो किया गया है। तो जिसमें संघ सूची में हमने बताया 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय, जबकि समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इसका हम एक अलग शक्तियों के विभाजन का एक अलग हमको वीडियो बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से विषय संघ सूची में है, कौन कौन सा विषय राज्य सूची में है और कौन कौन से विषय समवर्ती सूची में है, और किस विषय पे संघ कानून बना सकता है और वो प्रभावी माना जाएगा। तो ऐसे हम इसको एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा। फिर 8वां है भाषा, जो कि पहले 14 था, अब 22 भाषा हो गया। तो इसको कौन सी भाषा कब कब बदली गई है और इस समय कौन 4 नए जोड़े गए हैं, तो ये जो है ये अलग जो है इसका बन जाएगा इश्यू। उसके बाद हम 9th शेड्यूल की बात करते हैं, 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें हमने कहा इसमें कुछ अधिनियम विनिमय विधि मान्यकरण करके उपबंध किया गया है, और इस अनुसूची में जो उपबंध किए गए हैं, सम्मिलित विषय कर दिए गए हैं। इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं वह न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये 9वीं शेड्यूल की बात है। और 10वीं शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, यानी दल बदल याद रखिए, दा से 10 और दा से दल बदल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने के तरीके में हमने बताया दा से 10 और दा से दल बदल। ये भी एग्जाम में आता है, आप लोग याद कर लीजिए, दा से 10 और दा से दल बदल। तो 10वीं में कौन है, 10वीं अनुसूची में कौन है, दल बदल है। तो उसके बाद 11वीं और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आप रख लीजिए, क्योंकि यह भाग में जो भाग 9 में है, भाग में अगर हम बात करें तो 9 में पंचायत है और 9 में नगर पालिका है और 9 में सहकारी समितियां हैं। तो भाग और अनुसूची को लेके कंफ्यूजन होता है लड़कों को और जो है एग्जाम हॉल में, इसलिए अनुसूची जब
रहेगी, शेड्यूल जब रहेगा तो भाग 11 पंचायत रहेगा और भाग 12 नगर पालिका रहेगा। इस तरह जो है ये एक बार रिवीजन कर लीजिए और इस वीडियो को 2-3 बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मित्रों इस वीडियो को 2-3 बार देखने पे ये स्वतः याद हो जाएगा और हम बीच बीच में एग्जाम के दृष्टि से बीच बीच में हम रिवीजन भी कराएंगे, इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो यह यूपीएसआई और पीसीएस आईएएस सभी परीक्षाओं के लिए है, टेट सुपर टेट से जितनी भी परीक्षाओं सबके लिए है। स्पेशल उत्तर प्रदेश जो अभी उत्तर प्रदेश जो है एसआई भर्ती होने जा रही है उसमें जो है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी ज़्यादा आता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आईपीसी के धारा के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मित्रों अभी पहले हम इसको पॉलिटिकल को बढ़िया से कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भी करेंगे जिसमें पॉलिटिकल साइंस से एसआई के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और बाकी तो टेट सुपर टेट पीसीएस आईएएस जितने भी हैं शेड्यूल और भाग यानी अनुसूची भाग और आर्टिकल से प्रश्न आने ही आने हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और साथियों नमस्कार, जय हिंद।